चलें स्टार्ट करते हैं। Solid R is added to a solution of ammonium nitrate and the mixture is heated. A gas is given off which turns red litmus blue. ठीक है, अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो इट मींस गैस क्या थी? अमोनिया बेस थी और अमोनिया थी। और वो अमोनिया किससे फॉर्म हुई? यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट में जो अमोनियम आयन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ इट मींस कि जब भी अमोनिया गैस लिबरेट हो या फॉर्म हो अमोनियम नाइट्रेट से या किसी भी अमोनियम कंपाउंड से, तो जिस सब्सटेंस से अमोनियम कंपाउंड रिएक्ट करता है वो बेसिकली क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है कि जब भी कोई बेस अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हमें सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस फॉर्म होगी। ये क्लियर है सबको? Yes. तो A एंड B हैव अ क्लोराइड, तो वो बेस नहीं हो सकते। C इज मेटल ऑक्साइड एंड D इज नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो इस वजह से D भी रॉन्ग हो गया। सो इट इज अ सॉल्ट, इट इज अ सॉल्ट, इट इज एसिडिक एंड अ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। सो C इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? जी, सर बेस होना क्यों जरूरी है? ये रिएक्शन मैंने आपको इसीलिए बताया ना, ये बेसिकली रिएक्शन है कि अगर देखें अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है और अमोनियम कंपाउंड से कोई भी चीज रिएक्ट कर रही है तो जो चीज रिएक्ट कर रही है वो बेस होगी। तो यहाँ पे देखें ये अमोनियम नाइट्रेट तो हमें गिवन था और उन्होंने गैस भी बता दी जो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर रही है, जिसका मतलब है कि अमोनिया गैस फॉर्म हुई है अमोनियम से। ये बात क्लियर है? सर कोई रीजन है कि बेस हो रही है, एसिड नहीं हो सकता या कोई और? नहीं, देखें उसका रीजन ये है कि अमोनियम कंपाउंड में अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है किसी भी नेगेटिव आयन के साथ, और जब भी हम कोई भी बेस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो वो बेसिकली अमोनिया को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम या सोडियम या पोटेशियम जो आयन्स होते हैं जो कि मेटल के होते हैं, वो इस पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करके इनकी जगह ले लेते हैं और उसके बाद जो है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है सर। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। सर आपके पास ये सारी रिएक्शंस कहीं लिखी हुई हैं? ये रिएक्शंस तो उन चैप्टर्स के साथ लिखे हुए हैं जो चैप्टर्स के नोट्स हैं। नहीं सर, कहीं सारे एक साथ नहीं लिखे हैं? नहीं, कहीं सारे एक साथ मैंने समरी नहीं बनाई। ओके सर, थैंक यू। चलो, you're welcome. Okay, a skeletal formula is shown. ठीक है, what is the total number of stereoisomers including the one shown? जी, कोई बता सकता है करेक्ट आंसर मुझे? यस, सोलेहा, यशफा एंड अमीना। अच्छा, इसमें स्टीरियोआइसोमर होगा कौन सा वाला? ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला स्टीरियोआइसोमरिज्म ये कंपाउंड कर रहा है? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस, ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस, ये बात क्लियर है? और ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, where n is basically the number of
carbon carbon double bonds which can show cis trans isomers. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, तो कौन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स सिस ट्रांस शो करते हैं? सिस ट्रांस शो करने के लिए जो है दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? Yes. तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इन सब डबल बॉन्ड्स को देखें तो अच्छा जी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? 2 रेज़ टू द पावर n, वहां जहां पे n क्या होंगे वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स जो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। और सिस ट्रांस कौन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं? जिनके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। अब अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो देखें ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और फिर ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर मैं सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखूं तो उसके दोनों साइड्स पे CH3 अटैच है। तो इसका मतलब है कि दो ग्रुप्स उस पे जो अटैच हैं वो दोनों सेम हैं। इट मींस आई विल पुट अ क्रॉस ओवर ऑन दिस डबल बॉन्ड दैट इट डज नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमर। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ओके, नाउ अगर हम इधर देखें तो इन दोनों कार्बन्स पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब अगर मैं डबल बॉन्ड, जो सेकंड डबल बॉन्ड है जिसपे मैंने हाइड्रोजन प्लेस किए हैं, उस सेकंड डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन को देखूं तो उसके एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे ये पूरा ग्रुप है। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। Yes. और मैं डबल बॉन्ड के राइट साइड वाले कार्बन को देखूं तो उस पे भी एक हाइड्रोजन है और दूसरी साइड ये पूरा ग्रुप है। तो इस साइड भी दो डबल बॉन्ड हो गए। Yes, sir. दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, सॉरी। तो इट मींस ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये सिस ट्रांस शो करेगा। अब अगर मैं Yes. इस वाले डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स को चेक करूं तो इसके इस साइड पे H होगा और इस कार्बन के इस साइड पे H होगा। अब अगर मैं राइट वाले कार्बन को कंसीडर करूं तो उसके एक साइड पे H है और एक साइड पे ये वाला ग्रुप है। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। डबल Yes, बॉन्ड के sir. लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है। तो अगेन दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड जो है सिस ट्रांस शो करेगा। तो तीन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्डेड कार्बन थे जिनमें से दो सिस ट्रांस शो कर रहे हैं। तो इट मींस हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 2 व्हिच गिव्स मी 4। सो इट मींस A इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर्स लिखा हुआ है, तो हमें वो भी चेक नहीं करने होंगे ऑप्टिकल? हाँ, कायरल, सॉरी, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कायरल अभी हम देख लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 4 सिस ट्रांस है। ठीक है, Yes, ये बात sir. क्लियर है? अच्छा, सिस ट्रांस अगर का है तो हाँ बिल्कुल सही है। और सॉरी, ज्योमेट्रिकल का है तो ये सिस ट्रांस भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। और ऑप्टिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो कायरल सेंटर कौन से कार्बन बनाएंगे? जिनके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स हो। तो इट मींस एक ये वाला कार्बन है, मगर इसके इस साइड पे और इस साइड पे दोनों सेम ग्रुप्स हैं, तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. इसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड में ये वाला एक कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम इसके देखें तो एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ ये ग्रुप है, तीसरी तरफ ये पूरा ग्रुप है
और चौथी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी सिस ट्रांस शो करेगा, और सॉरी ये ऑप्टिकल शो करेगा, तो हमें एक कायरल सेंटर भी है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर 4 सिस ट्रांस आइसोमर्स बन रहे हैं तो हर एक में ये कायरल सेंटर होगा, जिसका मतलब है कि उन सब 4 सिस ट्रांस आइसोमर्स का हर एक का ऑप्टिकल आइसोमर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हर एक का एक मिरर इमेज और एक ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हमारा सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो दूसरा 6 ही इसका होंगे। फॉर्मूला, नहीं बेटा तो 8 होंगे। अच्छा सिस ट्रांस दोनों के, सही सही। हाँ, टोटल सिस ट्रांस 4 थे, हर एक का यस एक एक सर। ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो हर एक का एक एक मिरर इमेज बन रहा है, तो टोटल 4। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर भी हो और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो और हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने हो, तो हम उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं 2 रेज टू द पावर n टाइम्स 2 रेज टू द पावर n, जिसमें एक n किसको रिप्रेजेंट करता है? कायरल कार्बन्स। कायरल कार्बन्स को, और दूसरा n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन सिस्टर। कार्बन डबल बॉन्ड having 2 different groups। जी, ये क्लियर है यस सर। सबको? यस अमीना एंड सोलेहा? यस सर, क्लियर। सर ये जो फॉर्मूला है ये हम इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखें कितने कायरल कार्बन आए थे? 1। जी। और कितने जो है डबल बॉन्ड थे जिनका पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स थे? 2। सो 2 times 4 which is equals to 8। So 8 is our correct answer। ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है? ये सबको क्लियर है? यस। ओके, नाउ अच्छा, अब आपके पास टोटल 15 MCQs आते हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। 26 से 30-40 तक सारे ऑर्गेनिक के ही होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 कैन रिप्रेजेंट एन एनाइन, अ कैटाइन और अ फ्री रेडिकल। अगर एनाइन होगा तो उस पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। अगर कैटाइन होगा तो उस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। और अगर रेडिकल होगा तो उस पे क्या होगा? डॉट होगा। ये बात क्लियर है ना? यस। Species with the molecular formula CH3 can act as an electrophile, a free radical और a nucleophile। ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और अगर डॉट है तो वो फ्री रेडिकल बिहेव करेगा। ये भी क्लियर है सबको? यस सर। Okay. Depending on the number of outer shell electrons on the central carbon atom, how many outer shell electrons on the central carbon atom must have present for CH3 to be act in these different ways? तो हमने बात की जब वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या इन टोटल अगर हम बात करें तो कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अब आप में से कोई मुझे बता सकता है करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर ये न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं तो इट मींस दिस वन हैव अ नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज अ रेडिकल
and this one have a positive charge. ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए ए बी सी डी में से? आप में से कोई? यशफा, सोलेहा, अमीना? A, Okay, why? because अगर nucleophile है, so there will be 8 electrons. Free radical will have one electron deficient. Okay. And the electrophile have one electron lesser than the protons. तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सबसे लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास होंगे। ठीक है, डॉट आ रहा है तो इसका मतलब है रेडिकल है तो उसके पास इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज आयन होता है तो उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। जी अमीना, सोलेहा एंड यशफा, सबको क्लियर है? Yes. कंपाउंड Z C7H13Br has two chiral centers. A sample of Z contains all 4 possible optical isomers. ठीक है, अगर chiral centers 2 हैं तो कितने optical isomers बनेंगे? 2 raised to the power 2 gives me 4. So 4 possible isomers. The sample of Z reacts with hot ethanolic sodium hydroxide to produce a mixture of only 3 isomers. 2 of these isomers are optical isomers of each other. What could be the formula of Z? अब वो कह रहे हैं कि जब हम Z को इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं तो वो हमें 3 आइसोमर्स की प्रोडक्ट बना के दे रहा है। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि इन चारों में से Z कौन सा है जिसमें 2 कायरल सेंटर्स भी हों और जो हॉट इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 3 आइसोमर्स भी फॉर्म करे। अच्छा, पहले मुझे कोई बता सकते हैं जब हम हॉट इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? जी सर एलिमिनेशन नहीं होगी? एलिमिनेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास? Alkene. अल्कीन बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, अब अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। ये क्लियर है सबको? Yes. अच्छा जी, अब अगर मैं इसे इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करता हूं तो ये अल्कीन बनेगा। अब वो अल्कीन बनने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जहां से ब्रोमीन रिमूव हुआ है उसके नेबर कार्बन से, राइट वाले नेबर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो और वहां पे अल्कीन बन जाए। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जहां से ब्रोमीन रिमूव हुआ है उसके लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो और एल्कीन बन जाए। क्या कोई थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है? No. अच्छा जी, अब अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या प्रोडक्ट बन सकती है? एक के डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए और दूसरा डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए। ये भी क्लियर है सबको?
Yes. अच्छा, अब अगर हम इसको अल्कीन में कन्वर्ट करें तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डबल बॉन्ड ये यहाँ पे बना ले, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। ये क्लियर है सबको? Yes. इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, और अगर हम डी में देखें तो ये तो हमें सी वैसे सही लग रहा है। अगर डी में हम देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे या तो बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाए। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? C. सी। जी, अमीना, यशफा एंड सोलेहा क्लियर है? Yes. सर सी। सर आपको कैसे Okay. पता किसकी है? देखे ना, सी के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स बनी ना। देखें, इन्होंने बोला कि हमने Z को इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रोड्यूस करने पे हमें कितने आइसोमर्स मिलेंगे? 3 Yes. आइसोमर्स मिलेंगे। सही अब समझ अगर आ गया। ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है तो या तो वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी वो यहाँ से कर सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी वो यहाँ से कर सकता है। तो जब वो फर्स्ट पोजीशन से करेगा तो ये वाला अल्कीन बनेगा, जब वो सेकंड पोजीशन से करेगा तो ये वाला अल्कीन बनेगा, जब वो थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ये वाला अल्कीन बनेगा। और बाकी सब केसेस में हम देख रहे हैं कि हमें 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, 3 नहीं मिल रहे। सही है सर। क्लियर है सबको? अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई। क्वेश्चन नंबर 29, a free radical substitution reaction between methane and सर इसकी chlorine। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों जी, सर जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो क्यों इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है? मतलब उसके बगैर भी तो सॉल्व हो सकता था। क्या? जो उन्होंने लिखा हुआ हाँ। है a sample of Z contains 4 possible optical isomers। सर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, या फिर ये चाहिए होती? मतलब इसका देखें, क्या कनेक्शन है आंसर से? 2 कायरल सेंटर्स तो चलें, मगर इन्होंने, हाँ, इसे अगर मैं देखूं तो 1 2 1 2 1, हाँ, अगर देखा जाए तो ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट पे फोकस करें तो 2 कायरल सेंटर सब में ही है, ठीक है। Sir, I think जो question रुक है जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। हाँ, इसमें एक कंफ्यूजन है, इसमें एक कंफ्यूजन है, मैं भी आप लोगों को क्लियर करता हूँ। इसमें एक कंफ्यूजन है, बल्कि इसमें ये 3 नहीं बन रहे और ज्यादा बन रहे हैं। एक मिनट रुकें।
अच्छा, अब देखें, अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये रही और एक पॉसिबिलिटी ये रही। ये बात सबको समझ में आ रही है? जी। अच्छा, और इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं। एक कायरल सेंटर ये रहा और दूसरा कायरल सेंटर ये रहा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अगर हम बी को देखें तो बी में भी हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं। यस। अच्छा, मगर बी में जो हाइड्रोजन्स की रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है वो ये और ये है। इन दोनों में से किसी एक जगह से रिमूव हो सकता है, ठीक है ना? अब अगर सी को देखें तो सी में भी हमारे पास एक कायरल सेंटर ये रहा और एक कायरल सेंटर ये रहा, बट यहां से हाइड्रोजन्स की रिमूव होने की तीन पॉसिबिलिटीज हैं, 1, 2 एंड 3। और अगर हम डी देखें तो डी में भी दो कायरल सेंटर्स हैं, और अगर दो कायरल सेंटर्स हैं, बट अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डी में हाइड्रोजन के रिमूव होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल सकता है, दूसरी साइड वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। तो इट मींस हमारा डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। डी में क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रही है। ये बात क्लियर सबको? यस। अच्छा, अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बाकी बचे। अगर हम उन तीनों पे वर्कआउट करें तो अगर मैं एक ही को अगर मैं इथेनॉलिक एनाइड से ट्रीट करता हूं तो जब ब्रोमीन वहां से निकलेगा तो अगर ब्रोमीन अपने राइट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर ब्रोमीन अपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। ये बात क्लियर है सबको? यस। इसमें कोई और ऑप्शन समझ में आ रहा है किसी को तो बताएं। यस यशफा? नो सर। अच्छा, अब अगर आप बी को देखें तो बी में हमारे पास भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पोजीशन 1 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, और अगर पोजीशन 2 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ये क्लियर है? यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर अगर देखा जाए तो ए और बी में दोनों आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बना रहे हैं। एक मिनट,
ए और बी में दोनों आइसोमर्स ऑप्टिकल नहीं बना रहे। मैं भी उस पे आता हूं जो आप कहना चाह रही हैं ना। पहले हम सिर्फ सिस और डबल बॉन्ड से जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं उस पे बात करते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, अब अगर हम थर्ड पे आए तो थर्ड वाले केस में हमारे पास अगर फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। अगर सेकंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। और अगर थर्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, इधर तक क्लियर है सबको? यस। अच्छा, डी वाले केस में देखें तो हमें तो पहले ही नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पे एक्चुअली बन सकता है, दोनों जगहों पे नहीं बन सकता। तो इसलिए हमने डी ऑप्शन को तो एक्सक्लूड कर दिया। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, अब अगर हम ए बी और सी पे दोबारा आए तो अगर ए में देखूं तो ए में यहां पे सिर्फ कायरल सेंटर है 2 वाले में, और फर्स्ट वाले में कायरल सेंटर नहीं है, राइट। यस। बी में देखें तो बी में एक कायरल सेंटर यहां पर है और इसमें भी एक कायरल सेंटर है। ये क्लियर है? यस। और अगर हम सी में देखें तो सी में यहां और यहां कायरल सेंटर है, और सी की जो थर्ड प्रोडक्ट बनी है उसमें कायरल सेंटर नहीं है। ये भी क्लियर है? यस। सौलेहा, आपको भी क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 के 2 आइसोमर्स बनेंगे और 2 के भी 2 आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि कायरल सेंटर है तो इनके मिरर इमेज भी होंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 के भी 2 आइसोमर्स होंगे और 2 के भी 2 आइसोमर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि सी के रिजल्ट में हमें टोटल प्रोडक्ट्स कितनी मिल रही हैं 5, और बी की रिएक्शन के रिजल्ट में हमें टोटल प्रोडक्ट्स कितनी मिल रही हैं 4। और यहाँ पे ए में एक का ऑप्टिकल आइसोमर है तो हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे, एक के पास कायरल सेंटर है। तो ए के केस में हमें टोटल प्रोडक्ट्स कितनी मिल रही हैं 3। क्लियर हुई बात? यस। सर आइसोमर्स का मतलब मिरर इमेजेस? देखें, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जिनका स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन हो, यस। ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड चेंज होने से आइसोमर बना जो हमने ड्रॉ की है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मिरर इमेज भी तो एग्जिस्ट करेगा फिर। यस। तो यहाँ पे हमारे पास इधर भी कोई कायरल सेंटर नहीं था, इसलिए एक ही आइसोमर बना, ठीक है। और इधर हमारे पास कायरल सेंटर नहीं था तो इधर भी एक ही आइसोमर बना। मगर जहां पे कायरल सेंटर होगा प्रोडक्ट में तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट के 2 आइसोमर्स फॉर्म हो रहे होंगे। जी। क्लियर है ये बात? यस। जी सौलिया, आपको भी क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। ए।
So A is our correct answer. Clear हो गया ये? Yes. Okay. एक मिनट रुकिएगा. Question number 29. A free radical substitution reaction between methane and chlorine involves initiation, propagation, and termination steps. Which row is correct? अच्छा, आपके पास अगर फ्री रेडिकल है तो उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो हमेशा होमोलिटिक होती है, हेट्रोलिटिक कभी भी नहीं होती. रेडिकल्स हमेशा होमोलिटिक के रिजल्ट में बनते हैं, तो इसका मतलब है सी और डी तो रॉन्ग हो गए. ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, अब बचे ए और बी. तो अगर आप रिकॉल करें तो फर्स्ट स्टेज जो इनिशिएशन का स्टेज होता है उसमें क्या होता है, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दो क्लोरीन रेडिकल्स बनाते हैं, राइट? और फिर प्रोपेगेशन स्टेप में ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करके HCl बना लेता है और CH3 रेडिकल बनता है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड कॉलम में हमसे ये पूछा है कि प्रोपेगेशन स्टेज में कौन सा रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो वो मिथाइल फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो रहा. तो ए रॉन्ग हो जाएगा एंड बी इज अवर करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? Yes. ओके. Question number 30. The alkenes shown react with an excess of HBr via electrophilic addition reaction. What is the major product formed? जी, मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए क्या रूल था? अमीना आप रिकॉल कराएंगी? Stable carbon cation. स्टेबल कार्बोकैटाइन. अच्छा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ H और Br बात करें तो इस मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा और ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा? ये याद रखिए, जब भी मेजर प्रोडक्ट बनानी हो तो हाइड्रोजन सर goes हाइड्रोजन उधर अटैच होगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. जी, कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस डबल बॉन्ड पे ये मैं मार्क कर रहा हूं, इन दोनों में से कौन से कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे? Right. राइट वाले पे. तो इसका मतलब है हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा. ये बात क्लियर? Yes. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे? जी, Left. लेफ्ट वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. जी बेटा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन पे, क्योंकि इसके पास दो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इस पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्शन होगा तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा. ये बात क्लियर है? Yes.
तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होगी उस प्रोडक्ट में एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा होगा। ये बात क्लियर? यस। अच्छा, अब अगर हम नंबरिंग असाइन करें कार्बन्स को तो नंबर कहाँ से असाइन करेंगे? इधर से, क्योंकि इधर ब्रोमीन भी जिस कार्बन पर है सेकंड कार्बन पर है और ब्रांच भी है। देन दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो इसका नेम क्या होगा? 1,5 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन। सॉरी, सेकंड कार्बन पे ही ब्रोमीन लगा है तो 2,5। तो इट मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्लियर है सबको? यस सर, जो नेमिंग है वो वहां से स्टार्ट होगी जहाँ पे ज्यादा ब्रांचेस हो। हाँ, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। Okay, now question number 31. The diagram shows the structure of two halogenoalkanes P and Q. Okay. अगर डिफरेंस देखें तो सिर्फ क्या है, एक में ब्रोमीन लगा हुआ है और एक में फ्लोरीन लगा हुआ है। Both compounds can be hydrolyzed. Which row is correct? Which compound more readily hydrolyzed? G. P वाटर से फास्ट रिएक्शन करेगा या F? Oh sorry, Q. P. Why? Bromine reacts faster. No, that is not the reason. Sir, fluorine का atomic radius is smaller, तो ज़्यादा nuclear reaction होगी, तो ज़्यादा stable होएगा। बिल्कुल, लेकिन ब्रोमीन का एटम बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्लोरीन unstable होएगा। फ्लोरीन का, और क्लोरीन ब्रोमीन का बॉन्ड वीकर होगा, जिसकी वजह से पी जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, जी ये क्लियर है सबको? Yes. तो इट मींस मैं सी और डी को रॉन्ग कर सकता हूं, क्योंकि सी और डी कह रहे हैं कि क्यू ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। तो हमने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि पी ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। अब अगर हम इस सी को देखें जिसपे ब्रोमीन अटैच होता है, ये कार्बन क्या है? ये आपका अल्काइल हैलाइड कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? जी जी, ये पी का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? Primary. प्राइमरी नहीं है बेटा, ये Sorry. टर्शरी है। जी। क्योंकि जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन पे 1 2 3 साइड्स पे कार्बन अटैच है, जिसकी वजह से ये टर्शरी है। अगर सिर्फ एक साइड पे कार्बन अटैच होता है इसके, तो जो है आपका ये प्राइमरी होता, और अगर दो साइड्स पे कार्बन अटैच होता तो सेकेंडरी होता। ये क्लियर है? तो Yes. टर्शरी हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म अंडरगो करता है? SN1 और SN2? SN1. SN1। तो यहाँ पे SN2 लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से बी रॉन्ग हो जाएगा। So we are only left with the A. So A is our correct answer. Is this clear? Yes.
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी क्लियर है सबको? Yes. क्वेश्चन नंबर 32। The structure of quinine is shown. Quinine can be synthesized by reacting ammonia with a dibromo compound X. यानी कि वो कह रहे हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये अमोनिया और ये कंपाउंड रिएक्ट करके कोनाइन फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट इज कंपाउंड एक्स? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? जी जी कोई बताएगा? 1,2 डाइब्रोमो होगा। Why 1,2 डाइब्रोमो? There will be one bromine in place of nitrogen. ओके देखें, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए यहाँ पे, राइट? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो अमोनिया से रिएक्शन हो रहा था और कोनाइन में अमोनिया के जो 2 हाइड्रोजन है वो खत्म हो गए। ये बात क्लियर है? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो आपका रिएक्टेंट था, अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएं तो आपका एक रिएक्टेंट तो NH3 था, ठीक है ना? दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा? अगर मैं उसी स्ट्रक्चर को ट्रेस करूं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि मेरा दूसरा रिएक्टेंट ये होगा, जिसमें एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा होगा, और इन्हीं दोनों जगहों से ये दोनों ब्रोमीन रिमूव हुए हैं, तो उसके बाद नाइट्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड्स बनाए और अपने हाइड्रोजन्स रिमूव किए हैं। यानी कि ये एक HBr बन के निकला है और एक ये HBr बन के निकला है। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पोजीशन देखें, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ था। तो दोनों ब्रोमीन्स कौन कौन से कार्बन पर हैं? 1,5 डाइब्रोमो होगा ये कंपाउंड। ये बात क्लियर है सबको? जी Yes. तो इट मींस ए और बी तो रॉन्ग हो गए। अब अगर आप सी और डी देखें तो डी में क्या है कि पहले CH2 4 लिखा हुआ है, फिर CH लिखा हुआ है और फिर Br आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जिसमें ब्रोमीन फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे प्लेस है, तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा और आपका डी आंसर करेक्ट होगा। जी अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लें प्लीज। No. यस अर्श, सोलेहा एंड अमीना, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 33। Primary alcohols can be oxidized to aldehydes using either acidified potassium dichromate 6 or acidified potassium manganate 7. The reaction mixture changes color as the oxidizing agent is reduced. ठीक है, एक बात तो याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर चेंज क्या आता है? Orange to green. ऑरेंज टू ग्रीन। और पोटेशियम मैग्नेट में कलर क्या आता है? Purple to colorless. पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इनिशियल कलर हमारा ऑरेंज था, तो इट मींस ए को मैं रॉन्ग कर दूंगा
और डी को भी मैं रॉन्ग कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट की ऑब्जर्वेशन गलत दी हुई है। ठीक है, अब मेरे पास बचे ऑप्शंस बी एंड सी। तो बी और सी में पोटेशियम मैग्नेट का कलर इनिशियली क्या होता है, पर्पल होता है और फिर वो कलरलेस होता है, तो बी भी रॉन्ग हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? Yes. Which reaction has a product that gives yellow precipitates when treated with alkaline iodine? तो अल्कलाइन आयोडीन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं तो येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, और उसके लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए स्ट्रक्चर में, या तो वो अल्डिहाइड और कीटोन हो जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर वो अल्कोहल हो जैसे अल्कोहल में आपके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, Yes. अब वो कह रहे हैं किस रिएक्शन की प्रोडक्ट आपको येलो प्रेसिपिटेट देगी। अगर मैं ए देखूं तो वो क्या कह रहे हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन इज बॉन्ड विद डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है ए में हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या है, ये, और जब मैं पहला रिएक्शन कराऊंगा एक्वस NaOH के साथ तो मेरे पास यहाँ पे OH लग जाएगा, Yes. राइट। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखें CH3 C, C पे OH लगा हुआ है, इधर H है और इधर फिर क्या है, CH3 है। तो देखें ये यही स्ट्रक्चर बन रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। Yes. सो इट मींस A इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 35। The skeletal formula of M is shown. M reacts with an excess of LiLH4. Dilute acid is then added. What is the molecular formula of the final organic product? अगर मैं LiLH4 ऐड करूंगा तो क्या होगा, Reduce. रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये Reducing it. एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर रिडक्शन होगी तो LiAlH4 यूज करने के रिजल्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये जो अल्कोहल है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये जो अल्डिहाइड है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये बात क्लियर है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में क्यों होगा? क्योंकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट है, और नॉर्मली जब भी हम ये रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ओके सर। अच्छा, तो अब ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। अब अगर इसमें मैं कार्बन काउंट करूं तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन कितने इसमें, 3 है। तो इसका मतलब है कि ए और बी तो रॉन्ग हो गए। अब हाइड्रोजन गिने कितने हैं, मुझे कोई गिन के बता सकता है? टेन। 12 है। देखें 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, ये क्लियर है। यस। एक इधर होगा, ठीक है, यस। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। 12। तो सी इज रॉन्ग and D is correct. Is this clear to everyone? जी सबको क्लियर है? यस।
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 36, which compound forms a precipitate when mixed with 2,4-DNPH reagent and also forms a precipitate when mixed with Fehling solution? अगर 2,4-DNPH से बना रहा है तो it means it can be ketone और aldehyde, orange precipitates बन रहे हैं तो। और अगर फेलिंग्स रिएजेंट ऐड कर रहे हैं और कलर चेंज आ रहा है और प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है इट इज एक्चुअली एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखें सी में तो हमारे पास ये क्या है, ईस्टर है, ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, सी रॉन्ग हो गया। डी में देखें तो डी में हमारे पास यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे क्या है, ईस्टर है, तो डी भी नहीं हो सकता। ये क्लियर है सबको? ए में देखें तो ए में हमारे पास सिर्फ क्या है, कीटोन है, और अगर यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो ए भी रॉन्ग हो गया। इट मींस बी इज करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है सबको? यस। अर्श और सोलेहा अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37, which reaction is a redox reaction? Ethane nitrile heated under reflex to with hydrochloric acid. Ethane nitrile की बात की जाए तो ethane nitrile means CH3CN, और अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड reacted with sodium hydroxide. Ethanoic acid is CH3COOH. अगर मैं NaOH से रिएक्ट करवाऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। यस। And acid base reactions are not redox reaction. Acid base कभी भी redox नहीं होते, तो इसीलिए बी रॉन्ग हो गया। ये क्लियर है? यस। इथेनोइक एसिड विद सोडियम, तो इथेनोइक एसिड को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल से। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा रिडॉक्स होता है। मैं उसका रीजन भी समझा देता हूँ क्यों है रिडॉक्स, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म होगा और ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे सोडियम का चार्ज 0 है और यहाँ पे सोडियम का चार्ज +1 है, तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका चार्ज +1 है, और यहाँ पे वो एलिमेंट बन गया तो वो 0 है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। तो इट मींस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, और अगर सी करेक्ट है तो बाकी तीनों गलत होंगे। ये बात क्लियर है? सर ये वाला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता? नहीं, क्योंकि बेस नहीं है ना, एलिमेंट है, कंपाउंड होता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है सर। क्लियर है सबको? Okay, question number 38. Ethyl butanoate is a flavoring with a fruity flavor. Which row is correct? Okay, देखें ethyl butanoate, तो ethyl refers to 2 carbons and bute refers to 4 carbon. And remember I, ethyl यानी कि अल्काइल, तो इट मींस ये अल्कोहल से आएगा, और C4 वाला जो स्ट्रक्चर है वो किससे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानोएट बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो इट मींस सी और डी रॉन्ग हो गए, क्योंकि सी और डी में 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ये क्लियर है सबको? यस।
ओके, अर्श और सालेहा। Yes, sir. अब वो क्या कह रहे हैं, द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 2.32 ग्राम ऑफ ईस्टर इज फॉर्म्ड। अगर ईस्टर 2.32 ग्राम बन रहा है तो वाटर कितना बनेगा? अच्छा, अब ये देखें, अगर इथाइल ब्यूटानोएट की बात करें तो देखें, हमें पता है जब अगर हम इक्वेशन में एक पूरा रिएक्शन लिख रहे हो तो एक ईस्टर फॉर्म होगा और एक ही मोल वाटर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसके 18 ग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं और इसके कितने ग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका एमआर कैलकुलेट करें। मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता हूं। इट इज C6H12O2। so 12 times 6 is, yes, सर हाइड्रोजन कितने थे किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड? बेटा 4 कार्बन वाला है ना, तो it will जी be C4H8O2 and it will be C2H6O। ठीक है सर। तो जरा इसका एमआर कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है? 116 grams. सॉरी, 116. 116। तो हमें ये पता चल गया कि अगर 116 ग्राम्स है तो वाटर 18 ग्राम्स फॉर्म होगा। तो अगर ये ईस्टर पॉइंट 2.32 ग्राम्स फॉर्म हुआ है तो वाटर कितना होना चाहिए? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। 0.36 0.36। 36 तो ये वाली वैल्यू गलत है, तो बी गलत हो गया एंड सी इज अवर करेक्ट आंसर। यस सालेहा, ये अमीना एंड अर्श क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो सर। Okay. Question number 39. Cyclohexene, as shown in the diagram, can form an addition polymer. Okay. Which structure represents the section of structural polymer? जी, आप में से कोई बता सकता है कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ए। Why A? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मगर आप ज्वाइनिंग भी तो देखें कि एक वाली पर्पस में ज्वाइनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं। तो फिर कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए? डी। नहीं, C. C is the correct answer. देखें, इसको आप इस तरह समझें, डबल बॉन्ड है तो अगर ये एक रिंग से कनेक्ट होगा यहाँ पे, तो जिस रिंग से ये कनेक्ट हो रहा है उसी का नेबर कार्बन दूसरे रिंग से कनेक्ट होना चाहिए ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। तो अगर डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल आपने ए बोला था, अगर ये दोनों यहां से कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड यहां था या डबल बॉन्ड यहां था। ये बात समझ में आ रही है? यस। तो इसका मतलब है कि इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर को यहां पे बॉन्ड होना चाहिए, यहां पे नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
Yes. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर ये दोनों यहाँ से बॉन्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ था और इनके नेबर कार्बन भी आगे दूसरे रिंग से बॉन्ड हो रहे हैं। आई बात समझ? Yes. सोनिया आपको भी क्लियर है? Yes. अर्श आपको क्लियर है? The three organic compounds are listed. इथेनॉल, अगर मैं इथेनॉल ड्रॉ करूं तो क्या होगा? अल्डिहाइड होगा जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। प्रोपेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2OH, then propane 2-ऑल CH3 CHOH CH3. Which compound will have a mass spectrum that contains fragment peak mass over charge 43? तो हमें देखना है कि किसका फ्रेगमेंट 43 वाला बन सकता है। अगर मैं इथेनॉल को ब्रेक करूं तो क्या बनेगा? एक फ्रेगमेंट CH3 बनेगा और एक C डबल बॉन्ड OH बनेगा। अगर CH3 का मास कैलकुलेट करूं तो 15 है और अगर इसका मास कैलकुलेट करूं तो 12 + 16 12 + 16 28 28 + 1 27 28 और 29। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अब अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूं इसमें फ्रेगमेंटेशन की, और वो ये कि मैं देखूं कि ये यहां से नहीं बल्कि ये यहां से ब्रेक हो रहा है। अगर ये यहां से ब्रेक हो रहा है तो एक H बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट। अब इसका मास कैलकुलेट करें तो 12 का 2 कार्बन है तो 24, ऑक्सीजन है तो 16, 24 + 16 40, 40 + 3 43, तो इसका मास 43 आ रहा है। तो इट मींस कि 1 पॉसिबल है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अब अगर आप इसको देखें जिसका 43 आया है उसमें टोटल क्या स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में इस रेडिकल को लिखूं या इस फ्रेगमेंट को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं C2H3O। ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं तो ये भी देखें कि जो राइट वाला स्ट्रक्चर है ये भी ये बन रहा है C2H3O। Yes. तो इसका मतलब है ये भी फ्रेगमेंट ये वाला देगा। ये भी क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अब अगर मैं इसे यहां से ब्रेक कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? CHOH CH3, राइट। तो इसमें भी Yes. देखा जाए तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाए तो उस केस में ये भी तो C2H3O हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है ये वाला फ्रेगमेंट बना सकता है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, यस यशपा, अर्श एंड अमीना क्लियर है? Yes. ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल हम इंशाल्लाह जो है पेपर 2 मई जून 22 का 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी चलें, ओके देन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।